कर रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट है अपने आप में कि ये पहली बार है किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है पोपली जी। और आज जो युवाओं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, इससे भी ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी इससे भी लंबी पारी हरियाणा में खेलने की तैयारी में है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि हरियाणा नया गुजरात या नया मध्य प्रदेश भी साबित होने जा रहा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है जो 3 बार आ गया वो 7 बार भी आता है, इस तरह की भी बातें आती हैं। लेकिन 3 बार आना 7 बार आना ऐसा नहीं कि हवा हवाई हो जाता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक तरीका होता है कि जनता को लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो वो रिपीट करते हैं, और अच्छा काम नहीं कर रहे तो वो बदल। कई बार क्या होता है कि कोई गलत फहमियां भी आ जाती हैं, उसकी वजह से भी चीजें होती है। लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल रिजल्ट है वो इस फेवर में रहता है कि जो सरकार काम कर रही है वो रिपीट होती है। तो वो हमने देखा यहाँ पर कि तीसरी बार जो हम सरकार बना रहे हैं तो वो जनता के कामों की वजह से बना रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यू रहना तो जनता के काम करने पड़ेंगे, ये सबको क्लियर है ये। अच्छा, कई बार कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं सरकार से, और सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, कार्यकर्ता भी थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं टेंशन चाहते हैं, काम चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, आम लोगों को भी कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है, बसें बाकायदा भेजी गई हैं, तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, तो इससे सभी को जोड़ने की कोशिश की गई है। पोपली जी, ये शपथ ग्रहण समारोह जो होने जा रहा है सीएम का, सरकार का, इससे हरियाणा के तमाम लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। देखो, अगर किसी कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए उसका काम हो और वो काम नहीं हो रहा, वो नाराज हो रहा, तो मैं तो उसको उपलब्धि कहूंगी। हम इसी बात को लेकर आए थे कि हम सबको समान रखेंगे, सबको बराबर रखेंगे। हाँ, कार्यकर्ता का पार्टी में सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया है, उनका सम्मान हो रहा है, वो एक बड़ी बात है। कार्यकर्ता को यही चाहिए होता है कि उसका सम्मान हो, और वो हो रहा है। आधी आबादी के पूरे अधिकार की बात थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हमने बहुत बार डिबेट्स भी की जब लाया गया, कानूनी से बनाया गया। तो ये जो कैबिनेट है, हालांकि इसमें संभावित नाम तो हम पुख्ता जानकारी, पुख्ता सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं पोपली जी, महिलाओं को जितना हिस्सा मिलेगा क्या वो काफी रहेगा? 33% की हम बात करते हैं तो 33% तो कम से कम चाहिए ही होगा महिलाओं को। लेकिन ये भी बात है कि क्या होता है कि जब तक कानून नहीं बनाते हो तब तक चीजें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब कानून बन चुका है, वो जब इम्प्लीमेंट होगा तो चीजें ऑटोमेटिकली नहीं, आप ठीक कह रही हैं। वो कानूनन कोई मजबूरी बिल्कुल नहीं, मैंडेटरी ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी तक। लेकिन पार्टी की अपनी एक नीति, अपनी शैली, अपनी नियत भी रहती है कि महिलाओं को कितना हक, कितना हिस्सा, कितना प्रतिनिधित्व मिले, और कितना देने की स्थिति में है पार्टी या सीएम खुद अपने कैबिनेट में। देखिए, पार्टी की नियत यही है कि महिलाओं को अपना राजनीतिक हक भी मिले, इसलिए नारी शक्ति वंदन कानून लाया गया। इसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है सारे प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए जब कंपल्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और जब विधायक बन रहे हैं 33%, तो मंत्री भी बनेंगी। अभी आज क्या होगा वो सामने आएगा, तब पता चलेगा कि कितनी महिलाएं मंत्री बन रही हैं। वो तो अब जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। तो आप भी पहुंचिए पंचकुला, ऐतिहासिक पल जो है इसका साक्षी होने। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर हूँ और ऐतिहासिक पल है, और हम सभी लोग पहुंचे हैं, सारे जोश के साथ पहुंचे हूँ। और ये हमने अपने कार्यालयों को भी सज्जित करा हुआ है। दिवाली हमने पहले ही मना ली है, क्योंकि एक बड़ा काम हमने किया है कि वो पार्टी जो क्षेत्रवाद को और परिवारवाद को आगे लेकर चलती थी, जिन्होंने कभी भी युवाओं के लिए नहीं सोचकर अपने कार्यकर्ताओं और परिवार के लिए सोचा, तो उस पार्टी ने इतना शोर मचाया। और आप देखिए स्टेटमेंट क्या आई थी, स्टेटमेंट भी यही आई थी इसी तरह की कि पहले हम अपना घर भरेंगे, इनको नौकरियां देंगे, 50 वोट के बदले में 1 नौकरी। तो वो मुझे लगता है कि जनता इन सब चीजों को समझती है, और हमारे जो कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनेगी। तो आज सभी कार्यकर्ता बहुत खुश होकर, बहुत उत्साह के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ पंचकुला में पहुंचे हुए हैं। अच्छा पोपली जी, बीजेपी की राजनीति के ढंग को हम देखते हैं, दबाव में तो बीजेपी नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग जिनमें से कुछ को टिकट नहीं मिल पाई, या कुछ विधायक जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी, ऐसा तो नहीं कि नाराजगी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट झेलनी पड़ेगी आने वाले दिनों में? देखो, हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, और आप ये देखिए जब एक परिवार होता है उसमें 4-5 लोग होते हैं तो भी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको परिवार के अंदर ही सुलझा लें, और बहुत सारी चीजों के लिए जो मुझे लगता है हमारे लीडर कैपेबल हैं, वो ये चीजें मैनेज भी कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे, पहले भी हुए होंगे, लेकिन
जो पार्टी है वो सबसे पहले देखती है कि जनता के हित में क्या है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी रखती है और उसी डायरेक्शन में हम चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस अपनी हार को ईवीएम पर ही, आप लोग जिसे कहते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीकरा फोड़ रही है। आप लोग इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर क्या रिएक्शन आपका? क्या चल रहा होगा कांग्रेस के खेमे में? देखिए, अगर ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो इन्होंने जो बदनाम किया है हर एक संवैधानिक संस्थाओं को, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा। ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था है जो इन्होंने छोड़ दी? तो मुझे लगता है कि ईवीएम तो बेचारी बदनाम होनी ही थी। जैसे ही पहला रिएक्शन आया ईवीएम को लेकर, मैं तो रेवाड़ी से हूँ, तो रेवाड़ी में एक दिन पहले कहा गया कि देखिए एलईडी बंद हो गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि 2 एलईडी चल रही हैं, एक वो वाली अभी तक चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं जो बाहर एलईडी लगी होती है। तो मैं तभी समझ गई थी कि इनको हार का पता चल गया, तो ये पहले से तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है। तो वही सच बात है कि इन्होंने ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ना है। इनको अपनी तरफ तो नहीं देखेंगे। हालांकि बात अलग है कि कुछ नेताओं ने इस चीज को स्वीकार भी किया है, उसकी तरफ ये नहीं देखते हैं। आप जितने भी इनके लीडर हैं वो कहीं ना कहीं शहजाद है, शमशेर गोगी जी हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो फिर अगर ईवीएम ही खराब थी तो पार्टी की नीतियां इनकी कैसे खराब होगी? तो एक बात तो रखे, बिल्कुल, हाँ, एक बात तो रखे। वो दोगली बात करते हैं ना कि इनको लगता है कि हाँ जनता को फिर से, तो जनता बहकने वाली नहीं है। अच्छा, जो रिजल्ट आना है 24,000 भर्तियों का, आपके पास कोई हमसे ज्यादा अगर कोई अपडेट है तो आप बताएं ना, कि सीएम जब शपथ ले रहे होंगे उसी दौरान या उससे कुछ मिनट्स पहले क्या रहेगा? तो समय आ ही गया, तो ज्यादा समय नहीं है, जो भी चीजें उनके सामने आई जाएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। जो पार्टी दायित्व देगी उसको निष्ठा के साथ निभाएंगे। अनिल विज को फोन आया है शपथ ग्रहण का? हाँ जी, आया है शपथ। अनिल विज हमेशा बोलते आए हैं कि जहां पर भी पार्टी खड़ा करेगी वहां से छक्के मारेंगे। देखिए, ये बीजेपी का आदमी ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। और जहाँ जब जो मुझे दायित्व पार्टी ने सौंपा, आज तक मैंने उसको सच्ची निष्ठा के साथ निभाया। अनिल विज को आपने सुना, जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व दिया जाएगा। कल भी इन्होंने कहा था कि मुझे चाहे किसी गेट पर चौकीदार के तौर पर भी अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो मैं तैयार हूं अपनी पार्टी की दी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आप बताएं कि आप भी अपने जो दूसरे साथी प्रवक्ता हैं, जो दूसरे नेता कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साथ आप भी पंचकुला पहुंचे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। जी, मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बैठे हैं जी। पूर्व प्रवक्ता वन्ना पोपली जी, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहीं पर हैं जी। और भी सभी प्रवक्ता साथी हम और हम आप सभी से बात कर रहे हैं। हमने चौहान साहब से भी बात की, वन्ना पोपली जी भी आपसे ठीक पहले थे, अब आपको भी हमने जोड़ा है। ठीक है, कार्यक्रम में आवाज हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब आ रही हो, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़ा खुशी की एक लहर जो है पूरे हरियाणा में दौड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर में ही चौधरी नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में होंगे। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। और आप तो नायब सैनी के साथ कई बार नजर भी आते हैं, जब वो जीते आपने गोहाना की जलेबी खिलाकर उनको बधाई भी दी थी। तो आप व्यक्तिगत तौर पर आप कितना उत्साहित खुद को महसूस कर रहे हैं आज के इस दिन के लिए? देखिए, हम बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो नायब सैनी मानते हैं, हम आज नायब सैनी एक नाम ना होकर एक लहर बन चुकी है, और वो लहर जो है उसने पूरा हरियाणा को ग्रिप किया हुआ है। उसी लहर ने आज हमारी तीसरी बार सरकार बनाई है। नायब सैनी एक पूरे के पूरे संस्थान के तौर पर जब दिखते हैं, एक ऐसा संस्थान जो गरीबों के हितों का रक्षक बनकर हरियाणा की जनता की सेवा करने वाला है, एक ऐसे संस्थान के रूप में देखते हैं जो कि हरियाणा को चहुमुखी प्रगति की ओर लेकर जाने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वप्न है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, मुझे लगता है उसमें बहुत तेज गति से अग्रणी रहकर हरियाणा की एक भूमिका रहने वाली है। और उस भूमिका में अग्रक के तौर पर जो है चौधरी नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। तो हम सब लोग जो है खुशी मन में भी है और खुशी से झूम भी रहे हैं। और यहाँ पर जो हजार लोग यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं इस कार्यक्रम के शुरू होने का, यहाँ के भी लोगों के उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। शायद आपको आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे पीछे से किस प्रकार से उद्घोषों की आ रही है। ये प्रायोजित नहीं, ये जेन्युइन लोगों की, घरों से निकले हुए गैर राजनीतिक लोग जो पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में
शायद आए होंगे, अपने जीवन में पहली बार आए होंगे। ऐसे असंख्य लोगों की ये गूंज है, और ये गूंज ही आज नायब सिंह सैनी जी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाए हुए है। बिल्कुल, और शायद इसके पीछे मकसद और सोच भी ये थी कि राजभवन में कार्यक्रम ना करके पंचकुला में करना, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों, खुद को विशेष महसूस करें कि हाँ, जो हरियाणा में पहली बार हुआ, तीसरी बार किसी पार्टी ने सरकार बनाई, सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में हम भी शामिल थे। जी बिल्कुल, ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि किसी राव साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बिल्कुल थोड़ी दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी पंडाल में ही, कार्यक्रम में ही मौजूद हैं प्रोफेसर विधु रावल। इनसे पहले हम वंदना पोपली से भी बात कर रहे थे, वीरेंद्र चौहान भी हो, तो ये तमाम प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष या जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अलावा तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी से जुड़े, एनडीए से जुड़े, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और खुद पीएम नरेंद्र मोदी तो खास मेहमान के मुख्य अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम के। तो थोड़ा इंतजार अभी बाकी है, और उस इंतजार के दौरान हम बीजेपी नेताओं से भी बात कर रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं आपको कौन कौन से वीवीआईपी पहुंच चुके हैं, ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब अठावले साहब पहुंचे थे, दूसरे नेता पहुंच रहे, ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नायब सैनी शपथ लेने जा रहे हैं, दूसरी बार ये सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और एक पार्टी के जो कि बीजेपी कहती भी है, और इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कब सीएम या पीएम बन जाए, ये कम से कम दूसरे दलों में इस बात की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल साहब भी खुद कई बार डिबेट में कहते हैं, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो विधु रावल जी, सोच यही थी कि काफी ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। देखिए, जनता की सरकार बनी है, जनता ने इस सरकार को आगे बढ़ चढ़कर चुनाव लड़कर जिताया है और अहंकारियों को हराया है। तो सोच यही थी कि इस समारोह में जनता भी शामिल हो, ये जनता का ही समारोह बनाया जाए, और इसमें किस प्रकार से सामान्य, आम और खास सबको एक रूपता में रखते हुए सबकी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, और सबकी भोजन से लेकर बैठने की व्यवस्था लगभग एक तौर पर की जाए। सीएम की टीम में कौन कौन शामिल होगा, सीएम का अपना प्रेरोगेटिव ही रहता कि, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं रावल साहब, कुछ बातें कहने की होती हैं, कुछ बातें व्यवहारिक होती हैं जो कि वास्तव में होती हैं। तो क्या ये सारी टीम जो रहेगी नायब सैनी साहब की पसंद की रहेगी, या कुछ बड़े नेताओं का कोटा सिस्टम भी इसमें रहा गए, किसी की पसंद के दूसरे नेता भी शामिल किए गए? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर काम करती है। हमारे कलेक्टिव लीडरशिप का हमारा सिद्धांत रहा है। चौधरी नायब सिंह सैनी जी का विशेष अधिकार है अपनी कैबिनेट में किस मंत्री को रखें, लेकिन साथ साथ वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ और विशिष्ट नेता हैं, उनसे सलाह मशवरा करके आगे सरकार चलाने वाले हैं, और उसके पहला ही पड़ाव, पहला ही कदम जो है अपना मंत्रिमंडल बनाना है। जी, पहुंचना पार्टी का अब बनी। राहुल साहब, हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, जेपी नड्डा भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और वहां से पंचकुला के लिए रवाना होंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये कुछ जो खास मेहमान हैं इस खास कार्यक्रम के, उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। इनके अलावा भी अनगिनत लोग पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के सीएम पहुंचे हैं, कुछ पूर्व सीएम पहुंचे हैं, केंद्र के मंत्री पहुंचे हैं, मेघालय के सीएम संगमा पहुंच गए हैं, गुजरात सीएम पटेल पहुंच चुके हैं। तो ये चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और चंडीगढ़ से पंचकुला में आप जानते हैं बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, तो बहुत जल्द ये पंचकुला में भी आपको नजर आएंगे। उत्तराखंड सीएम धामी पहुंच चुके हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इनमें से कुछ तो आपने कैंपेनिंग के दौरान भी देखा होगा, जिनका स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम था, वो इस जीत में भागीदार कहीं न कहीं रहे हैं प्रचार के जरिए। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है, समय कम है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पीएम भी पहुंचेंगे, कार्यवाहक सीएम नायब सैनी 2 जगह जाकर आशीर्वाद ले चुके हैं। वाल्मीकि मंदिर गए क्योंकि आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, और ये भी अपने आप में एक नया आप कह सकते हैं। राहुल साहब हैं क्या फोन लाइन पर? देखिए, वाल्मीकि जयंती दलितों को ये साधने का सब, आप देखिए अलग अलग बातें हैं, इसको सम्मान दिया जाना भी कह सकते हैं, और राजनीति में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता है तो उसको साधना भी कह सकते हैं। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच चंडीगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
तो बीजेपी शासित राज्यों में हरियाणा एक बार फिर से शामिल हो गया है, लगातार तीसरी बार। हो सकता है बीजेपी ने उम्मीद की हो और हो सकता है उम्मीद ना ही की हो, क्योंकि बीजेपी में ऐसा हरियाणा में दरअसल ऐसा नहीं रहा है। अधिकतम 2 बार ही कोई पार्टी रिपीट कर पाई है, तीसरी बार तो ये बीजेपी ने ही कर दिखाया है। और इसी हरियाणा वालों के मिजाज के सहारे विपक्षी दल भी थे, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ हम माहौल बनाएंगे, हम सत्ता में आने वाले, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जेपी नड्डा, इनके लिए भी खास दिन है। जिस पार्टी की पूरी पार्टी की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, वो पार्टी एक बार हरियाणा में इतिहास फिर से बना चुकी है। और इतिहास बना चुकी है इसलिए क्योंकि 2014 में ये इतिहास था अपने आप में कि पहली बार बहुमत से बीजेपी हरियाणा में आ गई। इस तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा जब भी हरियाणा की राजनीति को लेकर बात होगी। 2014 को दरअसल साल को याद रखा जाएगा। 19 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और 24 में तो जो कभी नहीं हुआ वो कर दिखाया गया। तो जेपी नड्डा के लिए भी खास दिन है इनकी पार्टी के लिहाज से। जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तमाम नेताओं के चंडीगढ़ और उसके बाद पंचकुला पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं, नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, उनकी टीम के लोग पहुंचेंगे, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, गाड़ियां तैयार रखी गई हैं। और गाड़ियों की संख्या के लिहाज से भी हम कह रहे हैं, और कुछ नेताओं से हमने जिनसे बात की है, सीएमओ से, जिनको सुबह सुबह फोन गए थे कि सीएम समेत 14 मंत्री, यानी जो अधिकतम हो सकता है, अधिकतम का जो आंकड़ा, कई बार ये होता है कि आपने नायब सरकार 1.0 में भी आपने देखा था, सीएम के साथ कई बार क्या होता है कि कम ही मंत्री शपथ लेते हैं, सीनियर लीडर्स को शपथ दिला दी जाती है, उसके बाद फिर से शपथ ग्रहण के समारोह भी कई बार रख लिया जाता है, कुछ मंत्री बाद में रखे जाते हैं। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अधिकतम जो हो सकता है वो खबर है ही अभी, और कई बार लास्ट मिनट्स पे भी चीजें बदल जाती हैं। देखना होगा कितनी पुख्ता बात साबित होती है। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगी, कुछ ही देर में नायब सैनी शपथ लेने जा रहे हैं सीएम पद की, उनकी सरकार भी, उनकी टीम भी शपथ लेने जा रही है, भव्य तैयारियां। जी ज्योति जी, ये हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का मौका है। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा वासियों के लिए ये हर्षोल्लास का मौका है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इससे ये पता लगता है कि जनता के बीच में जो जिन मुद्दों को या जिन कामों को हमने किया है जमीन पे, वो जनता को समझ में आए हैं, और वो वही चाहते हैं कि वैसे ही सरकार मिले, एक नॉन स्टॉप सरकार मिले जो जनता के हितों के बारे में सोचे। और नायाब जी की खासकर पर्टिकुलरली मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसी इमेज मुख्यमंत्री की बनी है जो किसी भी टाइम, ऑल टाइम 24/7 अवेलेबल मुख्यमंत्री की इमेज है। तो ये जनता की सरकार है, जनता जनार्दन है, और मुझे लगता है कि अब विपक्ष को भी कहीं न कहीं एक सशक्त भूमिका निभाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंतर्कलह छोड़ के। बिल्कुल, देखिए ये तो अपने आप में सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर प्रियदर्शनी जी किसी को जाएगा तो नायब सिंह सैनी को ही, क्योंकि पार्टी ने इनको सीएम फेस अनाउंस किया और सबसे ज्यादा सीटें भी पार्टी ने इसी बार हरियाणा में जीती। जी 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 बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इससे देखिए एक मैसेज भी बहुत बड़ा गया है। देखिए कहाँ एक तरफ एक चेहरा ऐसा था जिनकी चौथी पीढ़ी एक तरह से मुख्यमंत्री से अपने आप को दावेदार बोल रहे थे, और यहाँ पे नायब सिंह सैनी जो है ये एक किसान के बेटे हैं, और एक किसान के बेटे आज एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इससे ये एक मैसेज बहुत बड़ा जाता है इस प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आम कार्यकर्ता को भी आज सूबे का एक मुख्यमंत्री बना सकती है। और आज से एक आम घर से आए हुए लोग भी ये सोच सकते हैं कि अगर हम संगठन और पार्टी और जनहित के काम करेंगे तो हमें भी ये मौका मिल सकता है। शायद ये मुझे नहीं लगता कि और किसी पार्टी में ये मौका किसी भी एक आम कार्यकर्ता को मिल सकता है। ज्योति जी, चलिए बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी, आप हमारे साथ जुड़े। और ये बात एक हद तक ठीक भी है जो कि प्रियदर्शनी जी भी कह रहे थे, इनसे पहले राहुल साहब भी कह रहे थे कि कभी कोई कार्यकर्ता जो कि बहुत शुरुआत करता है उनको भी सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी कुर्सी तक जाने का मौका भी मिल सकता है। तो एक कार्यकर्ता से शुरुआत की नायब सिंह सैनी ने, और आज देखिए दूसरी बार सीएम हरियाणा की शपथ ही दूसरी बार लेने जा रहे हैं। इनके लिए भी बहुत खास है आज का दिन, आज की तारीख इनके लिए भी यादगार है। कुछ तारीखें होती है ना जो जीवन पर्यंत याद रहते हैं, जीवन भर जो तारीखें जो समय याद रहता है, ये नायब सैनी के लिए भी है और ये बीजेपी के लिए भी है एक पार्टी के नाते, क्योंकि पार्टी के नाते जो सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार में ही आने का होता है। सैद्धांतिक बातें पार्टियों वाले कितने भी करते रहे, लेकिन सरकार में आना सबसे बड़ा टारगेट रहता है, सबसे बड़ा गोल रहता है। बीजेपी ने ये तीसरी बार कर दिखाया है और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये भी नहीं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से आ गए, हंग असेंबली बनी। 2014 से भी बड़ा मैंडेट हरियाणा की जनता ने इनको दिया है।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री राजनीति में जो उम्र है उसके लिहाज से तो युवा मुख्यमंत्री ही कहे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग फील्ड के हिसाब से आप जानते हैं युवा की डेफिनेशन अलग हो जाती है। 54 साल के हैं, ग्रेजुएट हैं और संघ से जुड़े रहे, क्योंकि बीजेपी में ज्यादातर जो लोग ईमानदारी से पार्टी के प्रति वफादारी के साथ काम करते हैं, संघ से भी जुड़े रहते हैं, उनको अवसर भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा भी मिलते हैं, इसको भी आप इनकार नहीं कर पाएंगे। तो आरएसएस से जुड़े रहे, 1996 में ये भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े। उसके बाद आप चुनाव की जब आप बात करते हैं 2009 में, हालांकि उन्होंने नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिल पाई थी, दूसरी बार फिर चुनाव लड़ते हैं 2014 में, जीते, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने। तो देखिए पहली जीत जो चुनावी राजनीति में थी वो विधानसभा में जब पहली बार पहुंचे, चंडीगढ़ पहुंचे, 2014 में पहुंचे। 2019 में विधानसभा ना लड़कर, क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव हरियाणा में बाद में होते, पहले लोकसभा, तो जब ये राज्य मंत्री थे उसके बाद ये सीधा लोकसभा में कुरुक्षेत्र मैदान में इनको उतारा गया और कुरुक्षेत्र भी इन्होंने फतेह किया। वहां से सांसद बने, चंडीगढ़ से दिल्ली ये पहुंचे और 2023 में जबकि चुनाव करीब थे तब इनको जिम्मेदारी दी गई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की। तो इनको संगठन में राज्य इकाई के लिहाज से सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पार्टी की कमान इनको चुनाव से पहले सौंपी गई। फिर अप्रत्याशित ढंग से जो हुआ, अचानक सत्ता का, सरकार का सबसे बड़ा उलटफेर बीजेपी हाईकमान की ओर से किया गया। 9.5 साल से जो सीएम थे मनोहर लाल, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को अचानक गठबंधन टूटा, जो भी चीजें हुई वो तमाम आप जानते हैं, उनको हम रिपीट नहीं कर रहे। उनके बाद नायब सिंह सैनी सीएम बनते हैं। चुनाव बहुत करीब थे, अलग अलग बातें लोग कह रहे थे। विरोधी, जो कि खुद बीजेपी प्रवक्ता नेता मानते हैं कि विरोधी कह रहे थे नायब सैनी तो चेन्नई पार्ट 2 साबित होंगे, लेकिन इन्होंने कर दिखाया है, बखूबी कर दिखाया है। बीजेपी अपने प्रयोग में कामयाब रही है, तीसरी बार सरकार बना ली गई है। कल इन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नायब सैनी को, और आज ही सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। आपको बता दें कि 2024 अब की जब हम बात कर रहे हैं, जब ये बुलेटिन आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो हरियाणा के 11वें सीएम के तौर पर शपथ इनकी ओर से ली गई थी। और आज मोदी जो कि खास मेहमान रहने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, स्टार प्रचारक भी रहे हैं, वो तो पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, गुजरात सीएम भी पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के सीएम नायब सैनी का शपथ ग्रहण और हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब थोड़ा ही इंतजार है, लगातार आप हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं और अपने हलके के विधायकों को लेकर भी जो भी अपडेट, क्योंकि मंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, अपने नेता से जुड़ी खबरों के लिए भी, सरकार से जुड़ी खबरों के लिए, और सीएम के शपथ ग्रहण। और सबसे बड़ी बात इसलिए मैं कह रही हूँ, हाँ सरकार बन रही, इसमें भी आप लोगों का ही डायरेक्ट बेनिफिट है कि नायब सिंह सैनी सरकार की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। चुनाव खत्म होता है, उसके बाद आचार संहिता जब खत्म हो जाती है, हट जाती है, तो सरकार बखूबी काम कर पाती है सुचारू रूप से। और अब जो कि कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे तो विकास कार्यों में और भी रफ्तार आएगी, आप ये भी आप मानकर चले। लेकिन डायरेक्ट जो 24,000 युवा, 24,000 परिवार, उनके जानने वाले जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। परिणाम आने वाला है, कहा यह गया है शपथ बाद में लेंगे, पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट सेम ही इसे कहा जाएगा, कहा गया कि रिजल्ट भी साथ साथ ही रहेगा। तो जो वादा किया नायब सिंह सैनी साहब ने वो निभाने जा रहे हैं, और इससे विरोधियों को भी कहीं ना कहीं जो बातें कई बार उठती हैं, बहुत बार हम देखते हैं पार्टियां सत्ता में आती है, पहले भी मैं जिक्र कर रही थी, वादा कर दिया जाता है, कभी विरोधी कहते हैं तो जुमला था जी, इसे पूरा नहीं किया गया। कभी कहा जाता है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से हो जाएगा, हालांकि ये कैबिनेट में किए जाने वाला काम नहीं, कमीशन की ओर से इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा 24,000 भर्तियों का। लेकिन सीएम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शपथ लेने से पहले ही, क्योंकि पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन तब बीजेपी आरोप लगाती कि कांग्रेस ने होने नहीं दिया आचार संहिता का हवाला देकर। तो अब शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ, सीएम की शपथ के साथ साथ 24,000 युवाओं की जो भर्तियां थी वो भी हो जाएंगी, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि नायब सैनी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंच चुके हैं पंचकुला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नायब सैनी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, साथ में कुछ विधायक भी मौजूद हैं। खबर यह है कि रणबीर गंगवा जो कि डिप्टी स्पीकर रहे इससे पहले, वो भी साथ में मौजूद हैं। कृष्ण बेदी मनोहर पार्ट 1 में जो मंत्री रहे, पिछली बार शाहबाद से चुनकर आए थे, 2019 में हारे, और उसके बाद इस बार नरवाना इनको भेजा गया जो कि आरक्षित सीट भी है।
वहां से भी जीत कर आए, वो भी मंच पर हैं। कृष्णलाल पंवार भी साथ में मंच पर हैं, श्याम सिंह राणा भी मंच पर हैं, आरती राव भी मंच पर हैं। और जब आप ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिनका मैसेज क्लियर हो जाता है। अगर ये लोग मंच पर हैं तो आप ये मानकर चलें कि सीएम के साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री पद की। तो ये बड़ी खबर पंचकुला से हम आपको दे रहे हैं। नायब सैनी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है। ये तस्वीरें हालांकि वाल्मीकि मंदिर की, और इसके बाद हमने आपको मनसा देवी मंदिर से भी तस्वीरें दिखाई थी। अब बड़ी खबर, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, जिस पल का आप लोगों को इंतजार था, जिस पल का पूरे हरियाणा को इंतजार था, वो पल आ चुका है। नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंच चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचे हैं। कुछ विधायक भी इनके साथ मौजूद हैं जो कि मंच पर पहुंचे हैं। और मंच पर पहुंचने का मतलब आप ये भी मानकर चलेंगे, और केवल मंच पर पहुंचना नहीं बल्कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उससे भी हम समझ जाते हैं। मीडिया वाले तो समझ ही जाते हैं, आप भी बखूबी समझ जाते हैं, हमारे दर्शक भी, कि सीनियरिटी के हिसाब से कौन कब शपथ ले रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कितना वरिष्ठ मंत्री रहेगा, क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, विभाग क्या रहेगा। तो कुछ लोग साथ में पहुंचे हैं, उनके नाम एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। विधायक रणबीर गंगवा, इनकी सीट बदली गई थी, इस बार भी जीत कर आए हैं। पहले इनेलो में होते थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, जीते और डिप्टी स्पीकर भी रहे। इस बार देखना ये है क्या जिम्मेदारी दी जाती है। कृष्ण बेदी के अलावा कृष्णलाल पंवार, श्याम सिंह राणा हैं, आरती राव भी हैं। तो अगर ये मंच पर हैं नायब सैनी के साथ, तो ये तो कम से कम शपथ लेने ही जा रहे हैं, ये भी आप क्लियर मानकर चलें। सैनी पंचकुला पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। नायब सैनी शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकुला पहुंच चुके हैं। कुछ विधायक उनके साथ हैं, कुछ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है। गौरव गौतम भी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में, राव नरबीर भी पहुंच चुके हैं। तो लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रीमती चौधरी के भी मंच पर, मुख्य मंच पर पहुंचने की खबरें हैं, और मंच पर जो पहुंच रहे हैं उससे हमें कह रहे हैं कि ये संदेश मिल रहा है, ये मैसेज क्लियर हो रहा है कि ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। आरती राव दरअसल पहुंची हैं, आरती राव पहुंची हैं, श्रुति पहुंच चुकी हैं, कृष्णलाल पंवार पहुंचे हैं, कृष्ण बेदी पहुंचे हैं। ये वो नाम जो कि हरियाणा न्यूज लगातार आपको दिखा रहा था। श्याम सिंह राणा भी स्टेज पर मौजूद हैं। तो श्याम सिंह राणा, कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी, कृष्ण बेदी, ये आप मानकर चलें कि मुख्य मंच पर हैं, तो ये शपथ जरूर लेने जा रहे हैं। श्रुति चौधरी भी पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर आपको बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मुख्य मंच पर मौजूद हैं, ये भी मंत्री बनने जा रहे हैं। इनका नाम भी हमने आपको पहले बताया था।